चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लो हमारे पास इसी चैप्टर का जो है वो हमें कह रहा है कि हम आउटलाइन करें वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमन बायोमोलिक्यूल्स। चूंकि बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं तो अगला एसएलओ हमें कह रहा है कि उन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको बताया जाए। वो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कहते हैं आप इन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को जब पढ़ें तो आप इनकी लोकेशन को पढ़ें, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर लोकेशन इनसाइड द सेल एंड मेन रोल। आसान अल्फाज में एसएलओ हमें दो चीजें पूछ रहा है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, सेल के अंदर ये कहां पे पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है। ये दो चीजें हमने इस एसएलओ के अंदर कवर करनी है। तो नॉलेज हमारा होगा टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ओवरऑल हमारे सेल में, हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, हम कहते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक होंगे या फिर ये इनऑर्गेनिक होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए हो। ऐसा है? कौन बताएगा मुझे बुनियादी फर्क आसान अल्फाज में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बुनियादी डिफरेंस क्या होता है? लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा। जी बच्चों। हाँ जी। ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के अलावा होते हैं। मुझे बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे जरा एलिमेंट लेवल पे आके बताओ कि ऑर्गेनिक के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम हो सकते हैं। बाकी तमाम चीजें होती हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। ऐसे ही कहा इन्होंने। जेटीएन वाले अगर कुछ ऐड करना चाहें या एग्री करते हैं इस डेफिनेशन से? एग्री करते हैं जी। किसी के ज़हन में कोई और डेफिनेशन? चलो आज मैं आपसे वो क्वेश्चन करता हूं जो मेरे टीचर ने मुझसे क्वेश्चन किया था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से। बच्चों क्या कहना चाह रहे हो? सर इनऑर्गेनिक में सॉल्ट से और ये वाटर से बने होते हैं, और ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है। और इनऑर्गेनिक में आपने कहा सॉल्ट होते हैं, वाटर और सॉल्ट। ठीक। चलो ठीक है, काफी डिफरेंस डेफिनेशन हमें मिल गई है, काफी डिफरेंट है। अच्छा देखो, मैंने आपके पास स्क्रीन पे दो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, CH4, CCl4। आता है ना इनका नाम या आइडिया है? CH4 क्या है भला? मीथेन? गलत तो नहीं कह रहा? काफी टाइम हो गया ना केमिस्ट्री पढ़े, तो हो सकता है गलत ना कह दूं। और CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। अब मुझे बताओ आप लोगों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप बच्चों ने जो मुझे डेफिनेशन बताई है, आपने अपनी डेफिनेशन के मुताबिक मुझे बताना है कि इनमें से ए और बी में से कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है। CH4 ऑर्गेनिक है, CCl ए और बी बता दो ना। ए ऑर्गेनिक है और बी क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। हाँ जी। और कोई? सेंट्रल फातिमा कैंपस, लिटिल स्टार, अल सईद गर्ल्स बॉयज। हाँ जी दोबारा बोलो। दोनों ऑर्गेनिक है और बी इनऑर्गेनिक। टीचर की तरफ देख के नहीं बोलो, अपनी अकल इस्तेमाल करो। दोनों ऑर्गेनिक है। जो कह रहे हैं दोनों ऑर्गेनिक है अल सईद गर्ल्स। दो रहे हैं बेटा सर। गर्ल साइड कह रही हैं कि इनऑर्गेनिक है CCl4 और बॉय साइड कह रहे हैं कि दोनों ऑर्गेनिक। ठीक है, मैं यही चाह रहा हूं कि हमारे पास डिफरेंस आ जाए ताकि सभी को यह चीज क्लियर हो जाए। अल सईद गर्ल्स ने भी कहा था, कुछ आंसर दिया था। बच्चों क्या कह रहे थे? सर दोनों ऑर्गेनिक है। ओके। और सेंट्रल फातिमा कैंपस? अब देखो ये वो क्वेश्चन है जब मैं आपकी जगह बैठा होता था ना तो मेरे टीचर ने मुझसे क्वेश्चन किया था। दोनों ऑर्गेनिक है।
अच्छा, दोनों ऑर्गेनिक। मुझे कोई बताना चाहता है कैसे? एक के पास देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एक के पास सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि दोनों ऑर्गेनिक हैं? कोई अपनी राय देना चाहे? सर लेकिन दूसरे वाले में कार्बन है। ऑर्गेनिक होने के लिए जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए उन्होंने कहा, देखो ये वो बातें हैं जो आप सबके ज़हन में होती हैं। स्टूडेंट ने कहा कि ऑर्गेनिक तब कहलाता है मॉलिक्यूल जब उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। अब एक ने कहा था कि जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हो तब इनऑर्गेनिक कहलाता है। किसी ने कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हो तब इनऑर्गेनिक होता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि CCl4 में एक कार्बन आ गया है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या होगा? तो बेसिकली आप जब चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करते हो तो कंसेप्ट वहां गलत भी हो जाते हैं। हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ये होते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते। ये बात समझनी है। जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ना हो तो आप कहते हो ये इनऑर्गेनिक है। जैसे ये देखो H2O, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं है, तो आप कह देते हो ये इनऑर्गेनिक है। अगर आप इस डेफिनेशन को देखो, आपको टीचर यही डेफिनेशन बताते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ जाए तो ऑर्गेनिक है, और अगर दोनों में से एक एब्सेंट हो तो इनऑर्गेनिक है। अगर हम इस डेफिनेशन को फॉलो करें तो CCl4 जो है ये भी इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है, ये आपको चीजें ओवर सिंप्लीफाई करके बताई जाती हैं। असल जो डेफिनेशन बच्चों आपने याद रखनी है ना, जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी, मुझे आज भी याद है। आप कहते हो जब कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे हो तो ये ऑर्गेनिक है, लेकिन एक शर्त भी होती है, हाइड्रोकार्बन्स या, अब आपने मेरे लफ्ज पे फोकस करना है, हाइड्रोकार्बन्स या इनके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक। डेरिवेटिव समझते हो? असल में आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो CH4 है, मीथेन है। हमने इसका डेरिवेटिव बनाया है कि हाइड्रोजन इससे लेके इसको क्लोरीन दे दी है, तो वो CH4 की बजाय CCl4 में कन्वर्ट हो गया। जो CCl4 है ना, ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स, इन्हें आप कहते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो CH4 भी ऑर्गेनिक है और CCl4 भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि CCl4 जो है वो मीथेन का डेरिवेटिव है। मीथेन चूंकि ऑर्गेनिक था तो इसका डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक होगा। अब पानी को देखो, पानी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपने अपडेट करनी है वो ये कि हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन इकट्ठे होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स, ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जो हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव नहीं होते वो आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। इसको स्क्रीन को क्लियर करें। आगे हम आते हैं, वन बाय वन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब हम बायो के पर्सपेक्टिव से बच्चों पढ़ने लगे हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपने याद रखना है, ये कदरे सिंपल होते हैं। हम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंप्लेक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल होते हैं। ये हमारी बॉडी में आते कहां से हैं? ये हमारी बॉडी में नॉन लिविंग थिंग से आते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग से आते हैं। ठीक है, और इनमें आप देखते हो कार्बन नहीं होता। और ये कौन कौन से हो सकते हैं हमारी बॉडी में? वाटर है, सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं और बेसिस हैं। तो हमारी बॉडी में वाटर, सॉल्ट्स, एसिड्स और बेस ये इनऑर्गेनिक हैं। ये काफी सिंपल हैं
और ये किसी नॉन लिविंग थिंग से हमारे पास आए हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज देखो नीचे लास्ट पे, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। आई होप आयनिक बॉन्ड का आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है यहां पे, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह शेयरिंग नहीं होती। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और ये नॉन लिविंग थिंग से आएंगे। दूसरे हम आपके पास हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन बेस्ड होते हैं। अब देखो मैं केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन ही यूज कर रहा, वो जो आपको कंसेप्ट समझाया है आपने वो कंसेप्ट याद रखना है, वो डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में अप्लाई करोगे कि हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहां हम बायो को बायो तक ही रखते हैं, सिंपली कार्बन बेस्ड हैं और इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और आप देखते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखोगे वहां कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं। कहते हैं इसी वजह से कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं, हम देखते हैं हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर कंप्लेक्स होता है। और इनकी एग्जांपल हमारे एसएलओ में दी हुई थी, प्रोटीन्स, फैट्स जिन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं, शुगर जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये सब कंप्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कहां से आते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसी लिविंग थिंग से आते हैं। आप प्लांट को यूज करते हो एज ए फूड, तो प्लांट क्या है? लिविंग है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम प्लांट्स को ईट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं। आप दूसरे एनिमल्स को एज ए फूड यूज करते हो, उन एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप उन्हें एज ए फूड यूज करते हो तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये बुनियादी फर्क है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग थिंग्स से आ रहे हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या तो हमारी बॉडी खुद बना रही है या फिर लिविंग थिंग्स से आ रहे होते हैं, ठीक है। और असल में जो जिंदगी है, लाइफ है, वो इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ना हो तो जिंदगी का तसव्वुर नहीं हो सकता। अब एसएलओ के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, ठीक है। एसएलओ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऑर्गेनिक थे, लेकिन हमें इतना जरूर आइडिया होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक जो है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप में साल्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए ना तो आपको बीपी हाई हो जाता है, तो वो थोड़े थोड़े इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से भी हमें डिजीज हो सकती है और ये जरूरत से ज्यादा हो तब भी अब नॉर्मेलिटी आती है। लेकिन हम फोकस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे क्योंकि हमारा चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स इन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब असल चीज है ये टेबल, क्योंकि एसएलओ में हमें कहा हुआ था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का एक तो उनकी लोकेशन देखें कि ये सेल में कहां होते हैं और दूसरा उनका फंक्शन, उनका रोल पढ़ें, ठीक है। आज हम लोकेशन पे ही बात करते हैं और जल्दी से लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, टाइम हो रहा है। कल दोबारा इसको पढ़ेंगे लोकेशन और रोल के साथ। अभी क्विकली बस इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड करो कि ये मॉलिक्यूल हमारे सेल में कहां होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स साइटोप्लाज्म में होते हैं और इसके साथ सेल की सरफेस पे होता है। सेल की सरफेस से मुराद यहां सेल मेम्ब्रेन है। आई होप आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है, जहां हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल के ऑर्गेनल्स पढ़े थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स साइटोप्लाज्म में है और सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होते हैं। लिपिड्स कहां होते हैं? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। कुछ याद अगर आए आपको, लिपिड बायलेयर, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो लिपिड की लेयर होती है, तो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। इसके अलावा सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन को देखो, थ्रू आउट द सेल, सेल का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां प्रोटीन ना हो।
तो प्रोटीन सारे सेल में होती है। यहां से अंदाजा लगा लो कि प्रोटीन की कितनी अहमियत है, और वहीं से अंदाजा लगा लो कि इस प्रोटीन को बनाने वाले डीएनए की कितनी अहमियत है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है और प्रोटीन आपके सारे सेल में होती है। डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारे पास बुनियादी तौर पे वो डीएनए जो सेल को कंट्रोल करता है, बच्चों इस पॉइंट को पिक करना है, वो डीएनए जो सेल को कंट्रोल करता है हम कहते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने दो और सेल के स्ट्रक्चर पढ़े थे जिनका अपना डीएनए होता है, याद है किसी को? कौन कौन से स्ट्रक्चर थे बताओ मुझे। राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और एक और स्ट्रक्चर था, नॉट राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक नहीं था, कोई और, नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सा है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास भी डीएनए होता है, लेकिन वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के काम करता है, लेकिन जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो सारे सेल के काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। लास्ट पे हमारे पास है आरएनए। देखो मैंने आगे इनके नाम भी लिए हुए हैं कंप्लीट, लेकिन कल इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। आरएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। बड़ा आसान सा आपको फार्मूला बताता हूं, जहां डीएनए होगा वहां आरएनए भी होगा, क्योंकि मैं आपको अभी समझा के आया हूं कि डीएनए ही आरएनए बनाता है, फिर उस आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं। तो जहां पे डीएनए है वहां पे आरएनए भी होगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहां डीएनए के साथ आरएनए भी होता है, लेकिन साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में स्पेशली आप राइबोसोम्स की बात करते हो कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं, तो राइबोसोम्स के पास भी आरएनए होता है। कल हम इनके रोल और फंक्शन को जरा डिटेल बात करेंगे। ठीक है, 11:20 हो गया, हमारे लेक्चर का टाइम हो गया है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपकी बुक का चैप्टर 5 है, इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।